नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल फोकस IAS PGS पर। साथियों, आज 2 जनवरी है और आज का एक बेहतरीन संपादकीय हम दैनिक जागरण से लेकर आए हैं। ये उच्च शिक्षा का अंतर्राष्ट्रीयकरण के ऊपर लिखा गया है और ये एक अच्छा आर्टिकल है। आप जैसे अभी जानते भी होंगे कि अभी UGC AICTE वगैरह सभी जो बड़े संस्थान थे, जो नियामकीय बॉडी थी, वो सरकार ने ख़त्म कर दिया है और एक नया आयोग बनाने की राह पर है। तो आज पढ़ लेते हैं, ये अच्छा आर्टिकल है, देखते हैं क्या इसमें दिया हुआ है। भारतीय उच्च शिक्षा का अंतर्राष्ट्रीयकरण। देखिए, इसके ऊपर ये पहले मैं बता देता हूँ, ये क्वेश्चन हम डिस्कस करेंगे। भारतीय उच्च शिक्षा के अंतर्राष्ट्रीयकरण की अवधारणा को स्पष्ट कीजिए। पहले तो आपको ये समझना है कि ये उच्च शिक्षा का अंतर्राष्ट्रीयकरण होता क्या है। उसके बाद अवसरों, चुनौतियाँ और भारत को कैसे विश्व गुरु बनाएगा और क्या क्या सुधारों की जरूरत है, ये यहाँ शॉर्ट में दिया हुआ है। तो यही सब हम डिस्कस करेंगे। कुछ फैक्ट देखेंगे, मेन अपने पॉइंट देखेंगे, जैसे कि हम मेंस आंसर में लिख सकते हैं, और उसके बाद निष्कर्ष देखेंगे। ये हमारी एथिक्स की टेस्ट सीरीज है, आप जुड़ सकते हैं। और ये हमारा फोकस IAS PGS टेलीग्राम चैनल है, यहाँ पर सभी महत्वपूर्ण कंटेंट आपको मिल जाता है। समीक्षा अधिकारी हो या फिर UPPCS हो, सभी के लिए आप इसको ज्वाइन कर लीजिए। और ये हमारा व्हाट्सअप नंबर है 9811504781। इस पर भी आप संपर्क कर सकते हैं, कोई भी क्वेरी है तो। देखिए, ये आर्टिकल एक्चुअली इसमें ना कुछ अच्छे पॉइंट है, तो वो पढ़ना जरूरी है। जनरली हम आर्टिकल पढ़ते नहीं हैं, सीधा सीधा क्या करते हैं, अपना क्वेश्चन आंसर डिस्कस करते हैं और मैं आप लोगों को बोलता हूँ कि आप ये आर्टिकल पढ़ लीजिए। लेकिन मैं जानता हूँ कुछ लोग नहीं पढ़ेंगे, लेकिन ये पॉइंट आप देख लीजिए, आर्टिकल पढ़े ना पढ़े, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट टॉपिक है और ये महत्वपूर्ण टॉपिक मैंने हाईलाइट किए हुए हैं। देख लीजिए, नीति आयोग की उच्च शिक्षा पर आधारित रिपोर्ट केवल आंकड़ों का पुलिंदा नहीं है, बल्कि भारत की बौद्धिक यात्रा का आत्मालोचन है। अभी नीति आयोग ने ये एक रिपोर्ट पेश की, एक्चुअली ये है भारत में उच्च शिक्षा का अंतर्राष्ट्रीयकरण, संभावनाएं, क्षमता और नीतिगत सिफारिशें। तो इसी के संदर्भ में ये पूरा आर्टिकल लिखा हुआ है। इस रिपोर्ट में कुछ चिंताएं जताई हैं कि क्या 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 चिंताएं हैं अंतर्राष्ट्रीयकरण के सामने शिक्षा के, और सुझाव भी दिए हैं। तो रिपोर्ट तो पढ़ने की जरूरत नहीं है, इसके मेन पॉइंट हम देख लेंगे, वो आर्टिकल में भी कवर किए हुए हैं। सॉरी। देखिए, भारत क्या है, जिस देश के पास 18 बड़ा कर देता हूँ 18 से 23 वर्ष आयु की दुनिया की सबसे बड़ी आबादी कहाँ है, भारत के पास है। वही देश आज अंतर्राष्ट्रीय छात्रों का सबसे बड़ा निर्यातक भी बन चुका है। अर्थात हमारे यहाँ से आप जानते हैं, जैसे UK हुआ, अमेरिका हुआ, ऑस्ट्रेलिया हुआ, यहाँ काफ़ी लोग पढ़ने के लिए जाते हैं, तो वही बताया कि निर्यातक भी बन चुका है। वर्ष 2024 का एक डेटा देख लीजिए आप, में 13.5 लाख, लगभग 13.35 लाख से अधिक भारतीय छात्र विदेश में पढ़ रहे हैं। देख कितनी बड़ी संख्या में छात्र बाहर पढ़ रहे हैं। यह संख्या अपने आप में गर्व का विषय नहीं, बल्कि एक सवाल है। देखिए, हमें गर्व नहीं करना चाहिए कि हमारे इतने लोग बाहर हैं, ये एक सवाल भी तो है, लोग बाहर क्यों जा रहे हैं पढ़ने के लिए। क्या यहाँ पर हम गुणवत्तापूर्ण शिक्षा उनको उपलब्ध नहीं करा सकते हैं, या कुछ और अन्य कारण है, जैसे जीवन स्तर वगैरह, जॉब, क्योंकि वहाँ शिक्षा करने के बाद वहाँ जॉब आराम से मिलती है, तो ये भी एक कारण होता है। देखिए, भारत की उच्च शिक्षा प्रणाली एक ऐसे मोड पर खड़ी है जहां अंतर्राष्ट्रीयकरण ब्रेन ड्रेन को ब्रेन सर्कुलेशन में बदल सकता है। अर्थात ब्रेन ड्रेन क्या होता है, जब हमारे यहाँ के पढ़े लिखे लोग बाहर चले जाते हैं तो हम उसको बोलते हैं कि ब्रेन ड्रेन हो गया, यहाँ से बाहर चला गया। लेकिन ब्रेन सर्कुलेशन क्या होगा कि जैसे यहाँ से बाहर जा रहे हैं तो बाहर वाले इधर आ रहे हैं। तो अगर कुछ छात्र जैसे हमारे यहाँ से 13.35 लाख बाहर पढ़ने जा रहे हैं और बाहर से भी इधर आते हैं, तो ये क्या हो जाएगा, एक ब्रेन सर्कुलेशन हो जाएगा। आगे ये पॉइंट देखते हैं। देखिए, इन्होंने क्या है, प्राचीन काल का यहाँ थोड़ा जिक्र किया है। प्राचीन काल में क्या था, तक्षशिला, नालंदा जैसे विश्वविद्यालय थे हमारे पास, तो क्या था, पूरी देश दुनिया से लोग यहाँ पढ़ने आते थे। लेकिन अभी क्या है, अभी उल्टा हो रहा है, हमारे लोग बाहर पढ़ने जा रहे हैं। बाहर के लोग यहाँ कितने हैं, एक डेटा दिया हुआ है, मुश्किल से 40-45 लाख ही हैं छात्र। कितने हैं अभी देखते हैं, 6,000 में है शायद। ये देखिए, जो वो पढ़ने आते थे, बुद्धिस्ट वगैरह और अन्य चीज़ें यहाँ पढ़ने आते थे, नालंदा तक्षशिला जैसे विश्वविद्यालयों में, उन्होंने बोला था यह ज्ञान की यह धारा एक तरफा नहीं थी, बल्कि संवादात्मक थी। क्योंकि यहाँ क्या था, धर्म पर चर्चा की जाती थी, हर विषय पर प्रॉपर चर्चा होती थी इन यूनिवर्सिटीज़ में। हर एक विदेशी छात्र के मुकाबले 28 भारतीय छात्र विदेश जा रहे हैं। देखिए, अगर एक इधर आता है तो 28 उधर जाते हैं, है ना।
यह अनुपात केवल ब्रेन ड्रेन नहीं बल्कि नीतिगत विफलता का संकेत देता है। नीति आयोग ठीक ही कहता है कि अब उच्च शिक्षा का अंतर्राष्ट्रीयकरण अब विकल्प नहीं अनिवार्यता है। तो नीति आयोग बोलता है कि अब ना हमारी शिक्षा क्या है, अलाइन होनी चाहिए, बाहर की शिक्षा भी हमें यहाँ देनी चाहिए। जैसे कोई अच्छा कोर्स अगर बाहर चलता है बाहर की यूनिवर्सिटी में, तो उस यूनिवर्सिटी को यहाँ बुलाया जाए, यहाँ पढ़ाए। इसके एवज में आप देखते भी होंगे कई अंतर्राष्ट्रीय विश्वविद्यालय यहाँ खुल चुके हैं। डीकेन यूनिवर्सिटी अभी खुली थी ऑस्ट्रेलिया की, और यूके की कई यूनिवर्सिटी खुल चुकी है, और ऑस्ट्रेलिया की तो 4 यूनिवर्सिटी यहाँ पहले से ही संचालित है हमारे देश में। कनाडा सबसे पसंदीदा गंतव्य है, लेकिन आप अभी जानते हैं भारत कनाडा संबंधों में उतार चढ़ाव आए थे, तो वहाँ हमारे छात्रों को भी समस्या का सामना करना पड़ा था। 2024 में वहाँ कितने, देखिए 4.27 लाख भारतीय छात्र पढ़ रहे थे कनाडा में। इसके बाद अमेरिका में 3.37 लाख, और ब्रिटेन में 1.85 लाख, और ऑस्ट्रेलिया में लगभग 1.2 लाख छात्र हैं। जर्मनी में भी 43,000 है, 43,000। तो ये सब यही दिखाता है कि ये हमारी विफलता है किस्म से, कोई इसमें प्राउड की बात नहीं है कि हमारे छात्र बाहर पढ़ने जा रहे हैं। ये तो इन्होंने खर्च बताया है, देखिए इसका कितना बड़ा आर्थिक प्रभाव पड़ता है कि इन 4 देशों में जो हमारे छात्र हैं वो कितने लाख करोड़ खर्च कर रहे हैं। देखिए 2.9 लाख करोड़ रुपए खर्च किए हैं इन छात्रों ने, जो 8.5 लाख भारतीय छात्र बाहर हैं। अब देखिए अगर ये छात्र यहाँ रहते तो ये पैसा यहीं खर्च होता, सीधी सी बात है। ये कई राज्यों के वार्षिक बजट से भी अधिक है। जो हमारे छोटे छोटे राज्य हैं उनके तो पूरे बजट से भी ज़्यादा है ये। देखिए कितना बड़ा खर्च हम बाहर कर रहे हैं हमारे लोग। अभी ये इन्होंने फिर चिंता की है नीति आयोग की रिपोर्ट में कि यहाँ प्रॉब्लम क्या है कि R&D नहीं होता है, अनुसंधान नहीं होता है, प्रयोगशालाओं की कमी है। तो यही बताया है कि यदि भारत को ज्ञान आधारित अर्थव्यवस्था बनना है तो प्रयोगशालाओं में निवेश उतना ही जरूरी है जितना कि सड़कों और पुलों में। देखिए हमारे यहाँ क्या होता है, आप भी जानते होंगे, सड़कें पुल काफ़ी डेवलप हो रहे हैं, है ना, हाईवेज बन चुके हैं, लेकिन प्रयोगशाला आप भी आज भी आप अपने स्कूल की या कॉलेज की देखेंगे प्रयोगशाला, बस कुछ सामान्य से उपकरण है जो सालों साल पड़े हैं। कोई प्रैक्टिकल वहाँ होता है, कहीं जगह होता है, कहीं जगह बिल्कुल भी नहीं होता है। ये R&D पर खर्च बताया है कि शिक्षा में खर्च कितना हो रहा है अभी R&D पर, अनुसंधान पर केवल 0.7%। अब कुछ चिंताएं बताइए कि हमारे यहाँ क्या है कि जो राज्य के विश्वविद्यालय हैं, जैसे आपके स्टेट यूनिवर्सिटीज होती हैं, वहाँ पर क्या है 43% पद खाली पड़े हैं फैकल्टी के। ये डेटा आप देखिए कहीं भी कोट कर सकते हैं। केवल 10% उच्च शिक्षण संस्थानों में ही पर्याप्त शोध सुविधाएं हैं, अर्थात वही लैब जो है केवल ठीक ठाक जो है 10% जो है संस्थानों में ही है। अंतर्राष्ट्रीयकरण का अर्थ केवल छात्रों को विदेश भेजना नहीं है। अब देखिए जो शिक्षा का अंतर्राष्ट्रीयकरण है इसमें 2 चीज़ें आती हैं, एक तो हमारे छात्र बाहर जा रहे हैं, एक बाहर के छात्र इधर आ रहे हैं। तो ये दोनों चीज़ें ही इसके तहत आती है, ये इन्होंने बताया। बल्कि विदेश को भी भारत लाना है। विदेशी विद्यालयों के कैंपस खुलने चाहिए, वहाँ के जो है छात्र इधर आने चाहिए, तभी क्या है उच्च शिक्षा का अंतर्राष्ट्रीयकरण माना जाएगा कि ठीक हो रहा है। अभी केवल एक तरफा हो रहा है, ये हमारे छात्र बाहर जा रहे हैं। गुजरात का गिफ्ट सिटी मॉडल इसका उदाहरण है। यहाँ क्या है गिफ्ट सिटी के बनाया है गुजरात में। तो इसमें क्या है कि जो भी विदेशी कैंपस यहाँ अपना विश्वविद्यालय जो है कैंपस खोलना चाहता है तो उसको ना छूट दी गई है काफ़ी, जिससे कि वो बड़े इजीली से खोल सके। उसको नियामकीय छूट दी गई है, अर्थात जो लाइसेंस और ये सब प्रणाली जो बड़ी जटिल होती है UGC की, उससे उनको छूट दी गई है कि आप आइए और खोलिए फटाफट और पढ़ाना शुरू कीजिए। नीति आयोग का लक्ष्य क्या है, 2047 तक 5 लाख से अधिक विदेशी छात्रों को भारत लाने का है। देखिए बड़ा अच्छा लक्ष्य है, वही महत्वाकांक्षी लक्ष्य है, लेकिन असंभव भी नहीं है, हो भी सकता है। क्योंकि जैसे जैसे इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ेगा और विदेशी कैंपस खुलेंगे तो काफ़ी लोग इधर भी आएंगे पढ़ रहे हैं। तो यही सब इसमें दिया था इंपॉर्टेंट टॉपिक। अब हम अपना क्वेश्चन आंसर देखते हैं। ये देखिए क्वेश्चन फिर से पढ़ लेते हैं, अभी आंसर डिस्कस करेंगे। भारतीय उच्च शिक्षा के अंतर्राष्ट्रीयकरण की अवधारणा को स्पष्ट कीजिए। इसके अवसरों, चुनौतियों तथा भारत को विश्व ज्ञान गंतव्य अर्थात नॉलेज हब, ग्लोबल नॉलेज हब बनाने हेतु आवश्यक सुधारों पर चर्चा कीजिए। तो अंतर्राष्ट्रीयकरण आप समझ ही गए हैं फिर से। अभी देखिए जब हम इसकी भूमिका लिखेंगे तो अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा का अंतर्राष्ट्रीयकरण से संबंधित कोई डेटा दे सकते हैं, या कोई नई पहल शुरू हुई है वो दे सकते हैं, या इसके जो इससे जुड़े नियम वगैरह हैं उनको बता सकते हैं शॉर्ट में। तो यही हमने यहाँ किया है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति, न्यू
नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 और विश्वविद्यालय अनुदान आयोग जिसे बोलते हैं यूजीसी की विदेशी उच्च शिक्षा संस्थान विनियमन, ये इसका एक विनियमन है 2023, किसका? यूजीसी का, विदेशी उच्च शिक्षा संस्थान विनियम 2023 द्वारा भारत में उच्च शिक्षा के अंतर्राष्ट्रीयकरण को बढ़ावा दिया जा रहा है। आप इतना से इंट्रो लिखेंगे, ये आपका 3 लाइन में आ जाएगा आराम से, और आगे बढ़ेंगे तुरंत, क्योंकि बड़ा लंबा चौड़ा इंट्रो लिखने का टाइम नहीं होता है मेंस एग्जाम में। भारतीय उच्च शिक्षा के अंतर्राष्ट्रीयकरण का अर्थ 2 लाइनों में समझा देंगे, क्योंकि उधर पूछा है, इसने उदाहरणों को स्पष्ट कीजिए, क्योंकि इस क्वेश्चन में 3-4 चीज़ें पूछी है, तो इसको हम शॉर्ट में रखेंगे, और ये है भी शॉर्ट चीज़, इसमें कोई बड़ा बड़ा बताना नहीं है, क्योंकि फिर अवसर, चुनौतियाँ और समाधान सब डिस्कस करने हैं, तो 3-3, 4-4 पॉइंट डिस्कस करेंगे उनके तहत भी। अंतर्राष्ट्रीयकरण का तात्पर्य क्या है? विदेशी छात्रों और संकाय का आगमन, जो होती है डबल डिग्री से बोलते हैं, संयुक्त डिग्री कार्यक्रम, अंतर्राष्ट्रीय अनुसंधान में सहयोग, विदेशी विश्वविद्यालयों के कैंपस और भारतीय संस्थानों की वैश्विक मान्यता में वृद्धि, यही इसका तात्पर्य है। अब भारतीय संस्थानों की वैश्विक मान्यता में वृद्धि आप देख सकते हैं, इसका उदाहरण दीजिए। उदाहरण क्या है? जैसे आईआईटी मद्रास कहाँ गया है अभी? आईआईटी मद्रास आप पढ़ते हैं प्री में भी, जंजीबार में उसने अपना एक कैंपस खोला है। आईआईटी दिल्ली ने कहाँ खोला अपना कैंपस? यूएई में खोला है। तो ये सब आप लिख सकते हैं। एक्सक्यूज मी। अब अवसर, जैसे क्वेश्चन में अवसर पूछा तो अवसर बताएंगे, हेडिंग डालेंगे। आप जब जो भी क्वेश्चन में पूछा आप उसका सीधा एक हेडिंग डालेंगे, और फिर उसके तहत बुलेट पॉइंट और सब हेडिंग का प्रयोग करते हुए हम अपना आंसर लिखेंगे। यह आंसर लिखने का सबसे तरीका होता है बेस्ट। देखिए अभी अवसर, कैसे अवसर है? देखिए एक तो अवसर ये है कि विदेशी छात्रों के पास अवसर है यहाँ आने के, एक संस्थानों के पास अवसर है, और हमारे छात्रों के पास भी अवसर है विदेश जाने के लिए। तो इनसे जुड़ी जितने भी पॉइंट हैं हम यहाँ लिखेंगे। अब सोचिए आप कि क्या अवसर कैसे हो सकते हैं? भाई अवसर वहाँ होंगे जहाँ मांग होगी, है ना। मांग कहाँ होगी? जहाँ उस चीज़ की आपूर्ति की कमी है। तो सीधा सीधा देखिए, अगर हमारे देश में पहले से ही विदेशी कैंपस और छात्र काफ़ी संख्या में होते हैं तो फिर कोई अवसर कम रहते, उतने अवसर नहीं होते। लेकिन यहाँ हम डेटा देंगे, बताएंगे एग्जामिनर को कि देखिए अभी केवल इतने से छात्र हमारे यहाँ पढ़ रहे हैं, इतने कम, और इतने कम संस्थान है, तो अवसर ही अवसर है। देखिए अन्य देशों की तुलना में कम विदेशी छात्रों का नामांकन, जो अन्य देश हैं जैसे कौन कौन से अभी बताया था ऊपर, यूएसए, ऑस्ट्रेलिया, यूके, है ना, जर्मनी, उनकी तुलना में हमारे यहाँ कम छात्र पढ़ रहे हैं। जैसे वहाँ देखिए रेशो देखिए, AISHE, है ना, रिपोर्ट होती है, ये शिक्षा से जुड़ी रिपोर्ट होती है, उच्च शिक्षा से जुड़ी रिपोर्ट। इसे शॉर्ट में आप ऐसे लिखिए, AISHE 2021 से 22 रिपोर्ट के अनुसार क्या है, कुल विदेशी छात्र हमारे यहाँ कितने हैं? देखिए 46,000 है। अभी जो हम डिस्कस कर रहे थे, मात्र 46,878 170 देशों से मिला के आ रहे हैं, कहीं से 2-4 आ रहे हैं, कहीं से ज़्यादा संख्या में आ रहे हैं, वो अनुपात भी दिया हुआ है नीचे। कुल विदेशी छात्र इतने हैं, और कुल भारतीय छात्र कितने हैं उच्च शिक्षा में? कितना हुआ, कितने हैं जो हमारे यहाँ जो टोटल ग्रेजुएशन में जो कर रहे हैं छात्र, उनकी संख्या कितनी है? 4.43 करोड़, और इनमें से केवल इतने ही विदेशी है। तो कितना अनुपात हुआ? मात्र 0.1% लगभग, है ना। तो केवल इतने अनुपात में भी विदेशी छात्र पढ़ रहे हैं, तो अवसर है इनको बढ़ाया जाए, 10, 20, 30% तक लेके जाया जाए, तो अवसर ही अवसर है। और जबकि ये देखिए ब्रिटेन में क्या है, ऑस्ट्रेलिया और कनाडा जैसे देशों में वहाँ के लोकल जितने छात्र होते हैं उनका 1/3 अंतर्राष्ट्रीय छात्र होते हैं। अर्थात अगर कोई किसी क्लास में 100 छात्र है तो उनमें से लगभग 30 या 33 छात्र जो हैं विदेशी होंगे। और हमारे यहाँ कितने हैं? 0.1, एक छात्र से भी कम, है ना। 100 छात्रों में से एक छात्र भी नहीं है, एक से भी कम है। तो कितना कम अनुपात है। तो यहाँ अवसर है, बढ़ाया जाए इसको। यहाँ एक गैप है, उसको फिल किया जाए। विविधता का भाव है। अच्छा, विविधता का भाव क्या है कि जो छात्र हमारे विदेशी हैं वो भी कहाँ से आ रहे हैं बेचारे? नेपाल, अफगानिस्तान, बांग्लादेश, भूटान, ये जो छोटे छोटे हमारे पड़ोसी देश हैं यहीं से आ रहे हैं। तो विविधता लानी चाहिए। हमारे यहाँ कहाँ से आने चाहिए? यूके से भी आने चाहिए, यूएसए के छात्र पढ़ने के लिए आने चाहिए, तुर्की से आने चाहिए, इजराइल से आने चाहिए। तो यहाँ विविधता का भाव है, तो इस विविधता का भाव जो ये गैप है इसको फिल किया जा सकता है। तो एक अवसर ये है। दूसरा क्या है? स्टेम लोकप्रिय है हमारे यहाँ का सबसे। स्टेम क्या होता है? साइंस, टेक्नोलॉजी, इंजीनियरिंग एंड मैथमेटिक्स, जो गणित के विषय होते हैं, बेसिकली जो विज्ञान और गणित के विषय होते हैं उनको बोलते हैं स्टेम। तो इंजीनियरिंग, प्रौद्योगिकी, विज्ञान और प्रबंधन में सबसे अधिक नामांकन है। इनके अलावा क्या है, अब जब ये लोकप्रिय है तो हमें क्या है, एक अवसर ये है कि जो हमारे जो सांस्कृतिक और सामाजिक विषय होते हैं, जैसे ह्यूमैनिटीज सब्जेक्ट जिसे बोलते हैं, इतिहास,
भूगोल, है ना, और अन्य जो जो भी सब्जेक्ट होते हैं, समाजशास्त्र, है ना, सोशल वर्क, इधर भी हमारे पास अवसर है, उधर भी बढ़ाने का अवसर है। तो जहाँ भी गैप है वहाँ फिल करने के अवसर ही अवसर है। तो इतने सारे अवसर है, मांग है, काफ़ी बड़ी मांग है। मांग क्या है हमारे यहाँ, क्योंकि हमारे यहाँ बड़ी संख्या में स्नातक में रोज वो छात्रों का नामांकन है, तो जब बड़ी संख्या में है और बड़ी संख्या में सीटें भी हैं तो विदेशी छात्र भी आ सकते हैं। सांस्कृतिक पावर देखिए, भारत की सांस्कृतिक पावर बढ़ती जा रही है। आज भारत का जो कल्चरल एक्टिविटीज़ है उन पर शोध होती है, जैसे कुंभ पर शोध होती है बाहर के देशों में, ऑक्सफोर्ड में। हमारी जो दीपावली की छुट्टियां, जो अमेरिका में भी एक क्या है नेशनल हॉलीडे होता है, वहाँ भी छुट्टियां मिलती है उस दिन। तो जो भारत की सांस्कृतिक पावर बढ़ती है किसी देश की, तो दूसरे देशों के छात्रों में जिज्ञासा होती है कि यार ऐसा क्या है इस देश के अंदर कि यहाँ के इतने बड़े बड़े त्यौहार है, ऐसा वहाँ कितना अच्छा कल्चर है, क्या वहाँ की डाइवर्सिटी कैसी है, वो देखने के लिए छात्र क्या आकर्षित होते हैं। तो क्यों ना उन छात्रों को यहाँ एडमिशन के लिए भी प्रेरित किया जाए कि आइए हमारी जो कल्चरल विषय है उनके ऊपर आप शोध कीजिए और पढ़िए। तो ये भी एक अवसर है। तो इतने सारे अवसर काफ़ी हैं। अब इसके बाद जो है हम डिस्कस करेंगे उच्च शिक्षा के अंतर्राष्ट्रीय के समक्ष चुनौतियाँ, कि क्या क्या चुनौतियाँ हैं, ये हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। अब पहली चुनौती क्या है, देखिए पहली चुनौती गुणवत्ता बनाम मात्रात्मक विस्तार, अर्थात क्वालिटी वर्सेस क्वांटिटी। क्या है हमारे यहाँ, क्या है, क्वालिटी पे कम फोकस किया जाता है और क्वांटिटी पे अधिक फोकस किया जाता है। आप भी देखते होंगे सब लोग क्या है, सस्ते माल के पीछे भागते हैं। तो वही माइंडसेट जो है एजुकेशन में भी है हमारे यहाँ। इसका आप समझ लीजिए क्या है। वैश्वीकरण के दबाव में शैक्षणिक मानकों का शरण, अर्थात जब हम प्रेशर डालेंगे संस्थानों पर कि आप तेजी से अंतर्राष्ट्रीयकरण कीजिए, तो क्या है वो मानकों का क्या है, मानकों की अनदेखी कर आगे बढ़ सकते हैं। अर्थात देखिए अंतर्राष्ट्रीयकरण की दौड़ में कई बार संस्थान और कार्यक्रमों की संख्या बढ़ाने पर अधिक बल दिए जाते हैं। क्या करते हैं इंस्टीट्यूट, क्या करते हैं कि हमारे यहाँ जी 3 कोर्स चल रहे हैं, 4 कोर्स चल रहे हैं विदेशी, है ना, लेकिन उनकी गुणवत्ता पर वो ध्यान नहीं देते हैं, जबकि शिक्षण अनुसंधान की गुणवत्ता पीछे छूट जाती है। वही उदाहरण दें, कई निजी विश्वविद्यालय केवल टाई अप आधारित प्रोग्राम चला रहे हैं। अच्छा, आप ऐड भी देखते होंगे बार बार आते हैं कि ये चल रहा है हमारे यहाँ ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी का एक कोर्स, ये चल रहा है आईबीएम का एक कोर्स, वो टाई अप कर लेते हैं केवल। और उसमें क्या होता है, रिसर्च नाम मात्र होती है, रिसर्च कुछ नहीं होगी, बस एक टाई अप कर लेंगे कि हम इतने एडमिशन लेंगे और आपको इतनी फीस उधर देंगे उनके साथ जो भी बाहर के संस्थान है। तो परिणाम स्वरूप क्या होता है, मात्रात्मक विस्तार तो हो जाता है कि हाँ दिखने में लगे कि भाई हमारे यहाँ 1000 कोर्स चल रहे हैं, है ना, इस विश्वविद्यालय में 10 कोर्स चल रहे हैं, लेकिन गुणवत्ता में क्या विस्तार हो रहा है, कुछ भी नहीं। गुणवत्ता गहराई नहीं बन पाती है, केवल मात्रात्मक विस्तार होता है। तो इसका अर्थ यही है। नियामकीय जटिलताएं, वही रेगुलेशन। देखिए ये हर सेक्टर में एक प्रॉब्लम है हमारे यहाँ ना, वो एजुकेशन सेक्टर हो या इकोनॉमी सेक्टर हो या सर्विस सेक्टर हो, क्या होता है कि हर जगह इतने जटिल नियम बना दिए जाते हैं कि उनका अनुपालन बड़ा महंगा पड़ता है जो भी संस्थान होते हैं। ऐसे ही है कि यूजीसी की बॉडी है, इसकी जो जटिल प्रक्रियाएं हैं, जो ये अभी हमने ऊपर एक पढ़ा था कि ये इसके तहत जो है अंतर्राष्ट्रीय जो संस्थान है उनको मान्यता मिलती है, लेकिन वो मान्यता के जो मानक होते हैं वो बड़े महंगे होते, मतलब बड़े जटिल होते हैं। उसके अलावा फीस महंगी होती है। डिग्री समकक्षता, कई बार क्या होता है कि जैसे कोई संस्थान आया वो डिग्री मानेगा, लेकिन कोई दूसरे जो वहाँ के जो कंपनियाँ है वो नहीं मानेगी, या दूसरा देश है एक देश की डिग्री नहीं मानेगा। उदाहरण के लिए ऑस्ट्रेलिया का डीकेन विश्वविद्यालय यहाँ है, वो डिग्री दे रहा है, हमें पता चला कि ये डिग्री जो है बाहर कहीं इजराइल या यूएसए में मान्य नहीं है इस प्रकार की डिग्री। तो ये भी एक बड़ी समस्या होती है। तो इसमें स्पष्टता लानी चाहिए, है ना, स्पष्टता लानी चाहिए। दूसरा अगला देखते हैं, चुनौतियाँ क्या है। क्षेत्रीय असमानता, भारत की एक सबसे बड़ी समस्या ये भी है, क्योंकि यहाँ क्या है, क्षेत्रीय असमानता ही ज़्यादा है। अब अंतर्राष्ट्रीय पहल जो है सारी कहाँ तक है, महानगरों तक सीमित है। अब आपने देखा होगा ये जो बाहर के जो संस्थान है कहाँ खुला है, गुजरात में गिफ्ट सिटी में, है ना, या कहाँ खुलेंगे, दिल्ली में खुलेंगे या ग्रेटर नोएडा में खुलेंगे। कोई देखा आपने कि भाई ये पटना में खुल रहा है या भागलपुर में खुल रहा है या आपके मुरादाबाद में खुल रहा है, नहीं, या कहीं साउथ के छोटे से कस्बे में खुल रहा है किसी में, या गांव में खुल रहा है, नहीं। तो ये क्षेत्रीय असमानता है, तो फिर इनका लाभ कैसे मिलेगा, केवल बड़े लोगों को मिलेगा। वही असमानता जब बढ़ती है तो उसका नुकसान किसे होता है, गरीब लोगों को होता है। तो एक पॉइंट हम ये भी लिख सकते हैं। देखिए अभी हम जितने क्वेश्चन डिस्कस कर रहे हैं आप समझ गए होंगे कि हमें ना क्वेश्चन का आंसर कैसे देना है। बार बार हम क्या डिस्कस करते हैं, कुछ चीज़ें, असमानताएं, विविधताएं, नियामकीय जटिलताएं, ये हर क्वेश्चन में एक पॉइंट बन सकता है। अगर आपको कोई पॉइंट नहीं याद आ रहा है तो ये पॉइंट बना सकते हैं आप।
तो ऐसे ही जब आप 2-4 महीने ये एनालिसिस देखेंगे, एडिटोरियल डिस्कशन और क्वेश्चन आंसर का डिस्कशन देखेंगे, तो आपके सामने अगर एग्जाम में कोई नया क्वेश्चन भी आएगा तो उसको भी आप हल कर ले जाओगे। और ऐसे नहीं कि वो बेकार तरीके से हल होगा, अबव एवरेज तरीके से हल होगा। क्योंकि ये जो कीवर्ड मैं आपको बता रहा हूँ ये हर कोई नहीं लिखता है, यकीन मानिए। याद सबके होते हैं लेकिन उनका अभ्यास नहीं लोग करते हैं, या बस वो लिखे रह जाते हैं, दिमाग में रह जाते हैं, वो पेपर पे नहीं उतर पाते हैं। तो इसलिए जब हम बार बार हम ये डिस्कशन करेंगे, अगले 4-5 महीने में आप देखना आप एक्सपर्ट हो जाओगे। और कोई भी क्वेश्चन आपको देगा तो आप झटा उसको लिख दोगे, भले आपके पास कंटेंट नहीं भी है। तो यही इसका फ़ायदा है डिस्कशन करने का। अन्यथा मैं बार बार बोलता हूँ पीडीएफ तो ग्रुप में मिल ही रहे हैं, तो वो उनको पढ़ने से कोई फ़ायदा नहीं। ग्रुप में क्या, छोड़िए, मार्केट में दुनिया भर के पीडीएफ आपको मिलेंगे मॉडल उत्तर। अगर मॉडल उत्तर पढ़ने से ही केवल अच्छे मार्क्स मिलते तो सभी का सिलेक्शन होता। फिर यही है कि आपको ना थिंकिंग डेवलपमेंट जरूरी है आपके लिए, उसके बाद फिर आप लिख सकते हैं। देखिए आगे चलते हैं। चुनौतियाँ हम कर चुके हैं, आवश्यक सुधार और उपाय बताएंगे, इसमें भी 4-5 पॉइंट बता देंगे। अभी क्या है, जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति है, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 जो है, उसके तहत क्या है, उसका प्रभावी क्रियान्वयन होना चाहिए। सबसे बड़ी बात तो यही है। देखिए प्रभावी क्रियान्वयन भी ये मल्टीपल जगह आप यूज कर सकते हैं। भाई ठीक है, नीति बना दी है, लेकिन जब उसका क्रियान्वयन, हमारे यहाँ सबसे बड़ी प्रॉब्लम ही क्रियान्वयन की है, क्योंकि नीति और कानून तो दुनिया भर के हैं यहाँ पर, तो उनका प्रभावी क्रियान्वयन नहीं होगा तो फिर उस नीति का कोई विशेष लाभ है नहीं, है ना। विदेशी विद्यालयों के प्रवेश हेतु स्पष्ट व सरल ढांचा होना चाहिए। जो है नियम जो है उनको और सरल बनाना चाहिए, तभी विदेशी कैंपस यहाँ आएंगे। विश्व स्तरीय संस्थानों का निर्माण होना चाहिए। देखिए हम केवल इस भरोसे नहीं बैठ सकते कि विदेशी कैंपस यहाँ आएंगे और वो आके यहाँ गुणवत्ता बढ़ा देंगे। हमारे यहाँ भी क्या है, NIRF रैंकिंग होती है, तो उसमें देखिए आप रैंकिंग में NIRF तो चलो इधर की होती है, लेकिन जो बाहर की टाइम्स हायर रैंकिंग होती है ना, टाइम्स हायर रैंकिंग होती है या QS रैंकिंग होती है, उसमें क्या होता है, भारतीय संस्थान क्या है, पहले टॉप में कोई आ ही नहीं पाता है, और पहले 3-4 में तो अभी बड़े दूर की कोड़ी है। तो जब तक हम विश्व स्तरीय संस्थानों का निर्माण नहीं करेंगे तो छात्र क्यों आएंगे, ये सीधी सी बात है। अगर कोई भी हमारा संस्थान टाइम्स हायर रैंकिंग के पहले 10 में आता है, टॉप 10 में, तो फिर कुछ करने की ज़रूरत ही नहीं है ना। बाहर के छात्र ऑटोमेटिक यहाँ आना शुरू कर देंगे। तो यही एक बड़ी सुधार का सबसे बड़ा उपाय तो यही है कि विश्व स्तरीय संस्थानों का निर्माण होना चाहिए। और क्या है, यहाँ नहीं लिखा है, मैं बता देता हूँ, संस्थानों को स्वायत्तता मिलनी चाहिए, और जो है उनको जो है ना राजनीतिक बहस से बाहर रखना चाहिए। जिस संस्थान को भी स्वायत्तता मिलेगी वो हमेशा आगे बढ़ेगा। अभी आप देखते हैं JNU है ना, अभी JNU क्या है, स्वायत्त था अब तक, है ना। IIT IIM, तो ये इतने आगे क्यों बढ़ पाए, क्योंकि यहाँ सरकार का हस्तक्षेप कम था, राजनीतिक हस्तक्षेप। अभी पिछले कुछ वर्षों से देखोगे आप, यहाँ राजनीतिक हस्तक्षेप होने लगा है, तो फिर क्या है, संस्थानों की गुणवत्ता गिर जाती है। इसके बाद डिजिटल और हाइब्रिड शिक्षा होना चाहिए, ऑनलाइन ऑफलाइन होना चाहिए। इससे क्या फ़ायदा होगा, ऑफलाइन में जो दूर दराज के जो Tier 2 और Tier 3 शहरों के जो छात्र हैं उनको भी एजुकेशन मिल जाएगी, तो और उनकी थोड़ी फीस भी कम हो जाएगी, तो इस प्रकार से उनको भी लाभ मिलेगा। हाइब्रिड शिक्षा मॉडल अपनाना चाहिए। छात्र अनुकूल वातावरण होना चाहिए। देखिए संस्थान खुलते हैं छात्रों के लिए, है ना, और छात्र अमीर भी हो सकता है, गरीब भी हो सकता है, मिडिल क्लास भी हो सकता है। अच्छा, इन संस्थानों में क्या है, फीस इतनी हाई होती है कि अमीर लोग अफोर्ड कर पाते हैं, लेकिन मिडिल क्लास और ये जो गरीब तबका है ये छूट जाता है पीछे। तो इसलिए इनके अनुकूल वातावरण होना चाहिए, इनके अनुकूल फीस होनी चाहिए। फीस अगर ज़्यादा है ठीक है, अगर गुणवत्ता मेंटेन करनी है, हो सकता है फीस ज़्यादा रखनी पड़ी संस्थान को, तो सरकार को क्या करना चाहिए, छात्रवृत्ति देना चाहिए। उसके बाद सुरक्षा तो एक टॉपिक है ही हमेशा, महिला सुरक्षा होगी तभी महिला नामांकन बढ़ेगा। उसके अलावा क्या होना चाहिए, रोजगार के अवसर भी होना चाहिए। ऐसा नहीं कि भाई उस कैंप अच्छी महंगी फीस देने के बाद भी उसको रोजगार नहीं मिल रहे हैं, तो ये होना चाहिए। क्षेत्रीय संतुलन तो बताइए कि Tier 2 Tier 3 शहरों में भी क्या है, नॉलेज पार्क वगैरह खोले जाने चाहिए। जैसे ग्रेटर नोएडा में नॉलेज पार्क खुला है, तो ऐसे Tier 2 और Tier 3 शहरों में भी तो खोलना चाहिए। भाई ये तो दिल्ली के निकट है, ठीक है, ये यहाँ तो ऐसी भीड़ होगी, लेकिन अगर दिल्ली से दूर कहीं खोलते हैं, मान लिया इटावा में खोलते हैं, है ना, मान लिया बदायूं में खोलते हैं शिक्षा का, बुंदेलखंड के किसी जिले में झांसी में खोल देते हैं, है ना, तो फिर क्या होगा, इसको बढ़ावा मिलेगा शिक्षा को, अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा को। तो यही सब बताया, ये टॉपिक आपका अच्छे से क्लियर हो गया होगा। अब देखिए अब आप जब निष्कर्ष लिखेंगे
ये मैं हटा देता हूँ। निष्कर्ष जब आप लिखेंगे, जब शिक्षा से रिलेटेड है तो सीधा सीधा एक कीवर्ड आपको यहाँ दिमाग में आना चाहिए कि विश्वगुरु। बार बार हम विश्वगुरु विश्वगुरु करते रहते हैं, तो विश्वगुरु बनेंगे कब? जब शिक्षा अच्छी होगी, अंतर्राष्ट्रीय स्तर की होगी। तो आप कोशिश कीजिए कि वो कीवर्ड एक बचा कर रखिए अपने, और उसको निष्कर्ष में यूज कीजिए, क्योंकि एग्जामिनर जब जाते जाते आपका निष्कर्ष पढ़ेगा, उसका और दिल खुश होगा, आपको अच्छा नंबर देगा, आधा एक नंबर एक्स्ट्रा मिलेगा जो आपका सिलेक्शन करा देगा। देखिए, अंतर्राष्ट्रीयकरण तभी सार्थक होगा जब वह भारतीय उच्च शिक्षा को वैश्विक बनाए, न कि वैश्विक दबाव में भारतीयता और गुणवत्ता ही खो दे, है ना। हमें जल्दबाजी में नहीं रहना कि अपनी गुणवत्ता से समझौता करके केवल दिखावे के लिए वैश्वीकरण करना है, अंतर्राष्ट्रीयकरण करना है। तो इसी आधार पर भारत की पूर्ण विश्वगुरु बनने की, भारत की विश्वगुरु बनने की संकल्पना को भी साकार किया जा सकता है। तो ये विश्वगुरु जो कीवर्ड है आप यहाँ यूज करेंगे, है ना। तो एग्जामिनर समझ जाएगा कि देखो कंसेप्ट कितना क्लियर है। तो दोस्तों, ये क्वेश्चन डिस्कस हुआ, इसके साथ वीडियो समाप्त करते हैं। ये हमारा टेलीग्राम चैनल है फोकस IAS-PCS, ये हमारा यूट्यूब चैनल है फोकस IAS-PCS। इसको आप दोस्तों लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिए और अपने दोस्तों में शेयर कीजिए, जिससे रीच बढ़ेगी तो हमारा मोटिवेशन बढ़ेगा। जब आप अच्छे अच्छे कमेंट करते हैं, लाइक करते हैं वीडियो को, तो ऑब्वियसली किसी का भी क्या है, खुशी मिलती है और आगे वीडियो बनाने के लिए प्रेरणा मिलती है। टेस्ट सीरीज से जुड़ना है तो 9811504781 पर आप व्हाट्सअप मैसेज कर सकते हैं। ये अभी नैतिक बैच चल रहा है, चौथा बैच चल रहा है ये हमारा, ये एथिक्स का टेस्ट सीरीज है। इससे आपको जुड़ना है, 2 क्वेश्चन डेली दिए जा रहे हैं, मॉडल आंसर मिल रहा है, जुड़ सकते हैं। ये देखिए, ये पुराने बैच का शेड्यूल था, इसका आप ये देख लीजिए, पूरा एक एक टॉपिक आपको कराया जाएगा क्लियर। तो ठीक है दोस्तों, वीडियो समाप्त करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए पढ़ते रहिए, लिखते रहिए और सिलेक्शन लेकर रहिए। जय हिंद।